बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो लास्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, हम इंशाअल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। और अभी तक के जो हमारे लेसन हम लोगों ने पढ़े, ये उनमें से हमारा लेसन नंबर 11 होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर पे अपनी बेसिक टर्म से। जो बेसिक टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स आती है सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, ये आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की थी वहाँ पर आपने इसको अंडरस्टैंड किया था, और ये थी सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन से रेलेवेंट अगर मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगेन जो है वो कन्वे करूं, तो आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो इस मोशन को स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं सर्कुलर मोशन। और इसकी डेफिनेशन को अगर आप बेसिक वे से अंडरस्टैंड करना चाहें तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन आपको आपके बुक के जो टॉपिक 3.4 है उसमें आपको पिंक कलर के ब्लॉक में इसकी डेफिनेशन मिल जाती है। और डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a circular path is called circular motion। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ कंक्लूड करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करेगा या मूव करेगा तो हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से अपनी बेसिक नॉलेज की तरफ जाना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दैट कि अगर हमारे पास एक स्टोन हो और हम उस स्टोन को स्ट्रिंग के एक एंड के साथ जो है वो टाई अप कर दें और दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का वो अपने ही हाथ में रखें और हम उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू करें, ठीक है। तो स्टूडेंट, उसकी डायग्राम कुछ यूँ बनेगी। लेट्स सी कि ये मेरे पास एक स्टोन था या कोई ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने टाई अप किया विद अ स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है स्टूडेंट वो मैं एक साइड उसके एंड की जो है वो इस मैश के साथ अटैच करता हूँ और दूसरी जो है वो अपने हाथ में रखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ लें कि ये हमारा हाथ है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़कर घुमाना शुरू करूँगा तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो आपके इस हाथ के सेंटर के इर्द गिर्द, यानी अब आपका ये जो हाथ है ये एज अ सेंटर वर्क करेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो आपके इस हाथ के राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ के अंदर अपनी मोशन को स्टार्ट कर देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये ऑब्जेक्ट अब सिर्फ और सिर्फ इस सर्कुलर पाथ में कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। अब एक कंसेप्ट तो ये है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग ने इस ऑब्जेक्ट को जो है वो अपने इस सेंट्रल पॉइंट की तरफ जो है वो खींच कर रखा हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेंटर पॉइंट की तरफ ही रहे। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमारे जहन के अंदर आती है स्टूडेंट्स, वो ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी फोर्स मौजूद होगी जो इसको यहाँ सेंटर पॉइंट की तरफ खींच कर रखेगी। क्योंकि नॉर्मली तो हम अपने ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं स्टूडेंट, उसकी डायरेक्शन तो कुछ यूँ होगी हमेशा इस डायरेक्शन में, और हमारी जो फोर्स है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक और फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इस पॉइंट के राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर जो लगने वाली फोर्स होती है इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी अगर हम अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट
सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स अब आपको कुछ इस तरह से मिलती है, इट इज अ फोर्स दैट कीप्स a body to move in a circular path। और हम ये भी इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। यानी ये अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जिस फोर्स की मदद से या ये फोर्स जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को हमेशा उसके सेंटर पॉइंट की तरफ खींच कर रखती है, कीप करके रखती है। तो कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा एक सेंटर पॉइंट की तरफ खींच कर रखे और ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट और मोशन है स्टूडेंट वो सर्कुलर पाथ में हो, तो हम उस फोर्स को नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स से रेलेवेंट जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपनी इस फर्दर एक्टिविटी की तरफ। फर्दर एक्टिविटीज़ के अंदर स्टूडेंट हम सबसे पहले तो अपनी इस डायग्राम को ही अंडरस्टैंड करेंगे। डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसी तरह ये इस पाथ के अलोंग मूव करता जा रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर। अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि स्टूडेंट्स ये कब तक हमारे पास जो है वो इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब इसमें ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये उस वक्त तक आपके जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कोई ऐसी फोर्स जिसने इसको इसके सेंटर पॉइंट पर खींच कर रखा हुआ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को यूँ अपने हाथ की मदद से इस तरह से रोटेट करवा रहा था इन सर्कुलर पाथ, जैसे ही घुमाते घुमाते मैं अपने स्ट्रिंग को कट कर दूं या अपने हाथ से इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग को जो अटैच था ऑब्जेक्ट के साथ इस स्ट्रिंग को छोड़ दूं, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या कॉन्टिन्यूसली एज इट इज सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स सर्कुलर पाथ में लगा रहे थे, हम तो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवा रहे थे। तो क्या जब मैं इस स्ट्रिंग को छोड़ दूंगा तो क्या फिर भी ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगती रहेगी? क्या फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसी तरह सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा? तो ये कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सेंट्रल पॉइंट की तरफ नहीं रहता, हमारे स्ट्रिंग को छोड़ने के बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू नहीं करता, तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की मोशन किस डायरेक्शन में होगी? तो ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि उस वक्त आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अलोंग दी टेंजेंट मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो ऑब्जेक्ट का जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होगा, तो जिस पॉइंट पर आप उसको ख़त्म करेंगे उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को सर्कुलर रखने की बजाय बिल्कुल स्ट्रेट टेंजेंट में मूव करवाना शुरू कर देगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर एक पॉइंट जनरेट होता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट जनरेट हो रहा है स्टूडेंट वो ये है कि यहाँ पर तो हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि इस ऑब्जेक्ट पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये सेंटर पॉइंट की तरफ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी एक फोर्स थी जिसने इसको सेंटर की तरफ खींच कर रखा। तो अब जैसे ही हमने इसको ख़त्म किया, तो इसको ख़त्म करने के बाद अब कौन सी ऐसी फोर्स थी कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ निकल गया? वहाँ पर भी तो कोई ना कोई फोर्स होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो आउटवर्ड्स मूव करना शुरू कर गया। तो स्टूडेंट्स अलोंग एन टेंजेंट जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जिस फोर्स के साथ वो मूव करेगा हम उस फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे हम उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से फिर लिख सकते हैं। Centrifugal force can be defined as a force that keeps a body
टू मूव आउटवर्ड। और स्टूडेंट अगर आप आउटवर्ड का वर्ड यूज ना करना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी अब ये हमारे पास इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है, इसके अगेंस्ट मूव कर रही है। तो क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी फोर्स होगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पॉइंट से अवे मूव करवाती है। इसी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन डायरेक्शंस के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही हम उसकी सेंट्रल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको हम खत्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी स्टूडेंट वो आउटवर्ड होगी ड्यू टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अंडरस्टैंड तो हमने कर लिया। अब हम लोगों ने एक स्पेसिफिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिज़ाइन करना है। उसकी एक बेसिक वजह यह है स्टूडेंट कि कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका जो मून है वो आपके अर्थ के राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वहाँ पर तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई सेंट्रल स्ट्रिंग भी नहीं है जिसकी वजह से वो उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड हो। तो इसका मतलब यहाँ पर यह भी है स्टूडेंट कि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी नहीं कि किसी धागे या रस्सी की मदद से ही आती है, ये नेचुरली भी रह सकती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर देखा जाए तो वहाँ पर कि जब हमारे पास ये अगर अर्थ हो और इस अर्थ के राउंड अबाउट एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट जिसको हम कंसीडर करेंगे अपना सैटेलाइट विच इज़ अ मून, तो स्टूडेंट ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो है मूव करेगा, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो कौन सी फोर्स मदद कर रही है, जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कौन सी फोर्स करेगी। तो आपने ये भी याद रखना है कि क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर अवेलेबल थी, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो सेम एज इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच कर रखती है, तो फिर यही ग्रेविटेशनल फोर्स एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से ये चीज़ें भी फाइंड आउट करते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है। ठीक है, तो कुछ नई इंफॉर्मेशंस, एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी, रेडियस, मैसेज और फोर्सेस, तो इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड था। तो जब हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड था तो फिर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया, और वो फॉर्मूले की डेरिवेशन स्टूडेंट कुछ इस तरह से है। यहां पर स्टूडेंट हम सबसे पहले नंबर पर लेट करेंगे कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m which moves with a uniform speed in a circular path. Is it clear? And then students हम यहाँ पर ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि when an object moves in a circular path with a uniform velocity it has a specific radius. So due to a circular path there will be a radius, and the radius is the distance between two points. The first point is from the center point of the circle to the circumference of a circle. So this is called the radius. तो हमारे पास ये रेडियस भी अवेलेबल हो गया। इसी तरह फिर हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि when acceleration is produced due to the change of velocity, so we can conclude that the centripetal force and the acceleration can be written as कि एक्सीलरेशन की वैल्यू जब स्पीड चेंज हो रही थी तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सीलरेशन है, अब इस एक्सीलरेशन को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। ये हमारे पास स्टूडेंट बराबर हो गया वेलोसिटी के स्क्वायर ओवर आर के। वेलोसिटी का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर यूँ लिया कि हमने यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कंसीडर नहीं की, यानी हमने इनिशियल को भी v कंसीडर कर लिया और फाइनल को भी v कंसीडर कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी इसका स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंडली स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर ये कंक्लूड करेंगे
कि फॉर एग्जांपल कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा था, एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो गया। एक्सीलरेशन तो तब तक प्रोड्यूस नहीं होता जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। तो जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट में मैस होगा और उसका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास यहाँ पर फोर्स और एक्सीलरेशन के कंपैरिजन के लिए एक पॉइंट जनरेट होता है विच इज़ एज पर द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच से दैट F is equal to m and a. Student, this is the force and we consider it as this is the force, centripetal force, and same as this is the mass of an object m and the acceleration produced in a body which we conclude as the acceleration is centripetal, so we can also write it as the centripetal acceleration. So students, according to this Newton's second law of motion, when we separate the acceleration, जब हम acceleration को separate करते हैं तो mass स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट होकर इस फोर्स के नीचे आ जाएगा और यहाँ पर acceleration as it is रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ये भी एक्सीलरेशन है, ये भी एक्सीलरेशन है। ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी के स्क्वायर ओवर आर के इक्वल और ये एक्सीलरेशन फोर्स ओवर मास के इक्वल। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2। सो व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, द नेक्स्ट इक्वेशन विल बिकम एज FC over m is equal to v square over r। यानी यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, इनको यहाँ तो कंपेयर कर लें, जब ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि एक्सीलरेशन इसके इक्वल है तो आप AC की जगह पर FC over m भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से उठाकर इसकी जगह पर लिख दिया, आप दोनों बातें कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें चाहिए थी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वी डिस्कस्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से हम जब FC को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास m दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा। सो द फार्मूला विल बिकम एज mv स्क्वायर ओवर r। सो नाउ दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स के ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जब सेंट्रीपिटल फोर्स भी अवेलेबल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ही अब ये देखना है हमें कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर हम कोई चेंज लाना चाहें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंजेस आ सकती हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा किसी भी चीज़ के जो फैक्टर्स हैं वो उसके फॉर्मूला में लिखे हुए लेटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं, द नंबर 1 इज़ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज़ द वेलोसिटी एंड द थर्ड वन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस। अब अगर हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई चेंज आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों की वजह से आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा दूं, यानी ये रेडियस इंक्रीज़ हो जाए तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर वेट ज़्यादा हो जाए मास का तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसी तरह अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो भी टोटल सम जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट है वो भी चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह फिजिक्स में मैं कुछ और बातें भी आपको बता चुका हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने हमेशा अपनी जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं या कोई भी फार्मूला है या कोई भी आपके पास डेफिनेशन है उसको याद रखने के लिए तीन चीज़ों का याद रखना ज़रूरी है। और इन तीन में से सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास फार्मूला है। यानी जिस बच्चे को फार्मूला याद हो जाता है उस बच्चे के लिए डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना और उस बच्चे के लिए यूनिट को ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता। तो स्टूडेंट्स आपने वो टर्म्स जिनके फार्मूलाज गिवन हैं वो आपने लाजमी तौर पर याद रखने हैं और यही फार्मूलाज हमारे न्यूमेरिकल्स में भी हमारी हेल्प करते हैं और कुछ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमारी हेल्प करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे जितने भी नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उन नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम अपने प्रीवियस नॉलेज को प्रीवियस चैप्टर्स में जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उन्हीं को साथ साथ कंटिन्यू करेंगे और उन्हीं टर्म्स को दोबारा से अगेन एंड अगेन जो है वो उन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा अच्छी
याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये भी ज़रूरी है कि आप अपना प्रीवियस नॉलेज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं लेसन्स को, वो तमाम के तमाम लेसन्स अच्छी तरह से साथ साथ रिवाइज़ करते रहें और याद भी रखें, वरना फिर आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोगों ने मूव करना है अपने सेंट्रीपिटल फोर्स के यूनिट की तरफ, कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल है तो इसका यूनिट क्या हो सकता है। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे ये क्या चीज़ है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मतलब ये फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन। तो स्टूडेंट सेम एज यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ये होगी Fc की न्यूटन के इक्वल। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो भी हम फोर्स है न्यूटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन इक्वल आ गया और यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखिएगा कि क्या आंसर आता है। लेट्स सी कि मास का यूनिट क्या है स्टूडेंट, केजी। वेलोसिटी का स्टूडेंट यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये स्क्वायर एज इट इज़, एंड ओवर। रेडियस का यूनिट स्टूडेंट हमारे पास होता है मीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस का मतलब ये है द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ये वर्ड्स जिनसे मेंशन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एच, एक्स, डी, एस, ये तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह लेंथ तो ये सारे के सारे जो डिस्कस हमने किए पॉइंट्स, इन सब का मतलब यही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है वो हमेशा लेंथ होती है, तो लेंथ का यूनिट मीटर है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे मीटर। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको एक लीनियर फॉर्म में लेकर आएंगे फ्रैक्शन से ख़त्म करके, तो हमारा फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर स्टूडेंट यहाँ से जब ऊपर शिफ्ट होगा तो नीचे पावर +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनली ये वैल्यू बनेगी m। सेम बेसिस पावर्स ऐड हो जाएगी, 2 - 1 1। सो स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू द न्यूटन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको इसके यूनिट की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग स्टूडेंट सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास एप्लीकेशनल एग्जाम्पल्स, वो डिस्कस कर लेते हैं अपने इस टॉपिक से रेलेवेंट, कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से वर्क करती है और हमारे लिए क्या ये रियल लाइफ के अंदर भी हेल्पफुल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले नंबर पे तो हमारी इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि मून को अर्थ के राउंड अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसी तरह एक और एग्जांपल जिसे हम कंसीडर करेंगे एज अ एग्जांपल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। स्टूडेंट्स बैंकिंग का मतलब भी पहले अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इस बैंकिंग का मतलब स्टूडेंट ये होगा कि आप अपनी जो रोड है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक रोड थी, सरफेसेस, एक कारपेटेड रोड है, तो आप इसकी एक साइड को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ऊंचा कर दें। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स से ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है इससे रेलेवेंट, कि हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड क्यों की जाती है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ताकि बारिश का पानी जो है वो यहाँ से नीचे नाली की तरफ आसानी से चला जाए, ड्रेनेज की तरफ मूव कर जाए, लेकिन ये इसका रियल मकसद नहीं है स्टूडेंट्स। एक्चुअली होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो सरफेस ऑफ रोड है वो बिल्कुल बैलेंस्ड और स्ट्रेट हो जाए और आपकी जो रोड है वो हो सर्कुलर पाथ में, जैसे राउंड अबाउट होते हैं हमारे, तो अगर वहाँ पर स्ट्रेट सरफेसेस बना दी जाएँ, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि दो फोर्सेस लगती हैं। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करता है तो सेंटर पॉइंट की तरफ रखने के लिए सेंट्रीपिटल और आउटवर्ड जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर हमारे पास उस राउंड अबाउट के सेंटर में कोई फोर्स नहीं है तो सेंट्रीपिटल नहीं लगेगी, फिर कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल। और फॉर एग्जांपल कि हमारी गाड़ी को सड़क पर अच्छे तरीके से जम कर चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन हमारे पास दो चीज़ों की वजह से आती है, एक तो सरफेस ऑफ रोड और सेकंड आपके रबर टायर की वजह से।
और फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाए, दो वजह हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन कम हो सकती है। सबसे पहले नंबर पर कि आपकी जो गाड़ी के टायर हैं उनकी रबड़ ख़राब हो चुकी हो, और सेकंड स्टूडेंट ये हो सकता है कि आपकी सड़क पर बारिश का पानी मौजूद हो, तो आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगी, और जब सरफेस स्मूथ होती है तो स्किडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, गाड़ी स्लिप होना शुरू हो जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड से मूव करेंगे सर्कुलर पाथ के अंदर, तो अब जब आप सर्कल में आएंगे तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना शुरू हो जाएगी जो आपके ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचेगी। तो आप जैसे ही टर्न सर्कुलर पाथ में लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव करेगा तो दूसरी साइड पर कोई भी हादसे का, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपनी गाड़ी को बैलेंस रखने के लिए अपनी जो सरफेस ऑफ रोड है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से टिल्ट कर देते हैं ताकि अब गाड़ी की जो फोर्स है, रिएक्शनल फोर्स है, उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके सेंटर ऑफ एक्सिस के गिर्द करीब करीब रहे और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। और फॉर एग्जांपल अगर कभी स्किडिंग या स्लिपिंग हो जाती है गाड़ी की, तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव ना करे बल्कि सेंटर की तरफ आ जाए, और सेंटर की तरफ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बाहर की तरफ तो आप किसी और रोड पर किसी और गाड़ी के साथ जाकर भी टकरा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड करना शुरू कर देते हैं, और बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन भी स्टूडेंट आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। और बैंकिंग ऑफ रोड की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये आपको आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपको ये इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। सिंपली वी कैन डिफाइन इट एज द बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स द आउटर एज ऑफ द सरफेस इज रेज्ड। हम सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया था कि बैंकिंग ऑफ रोड से मुराद या बैंकिंग से मुराद ये होगा कि वी जस्ट रेज द एंड और द कॉर्नर ऑफ अ रोड। तो जब हम स्टूडेंट इसको यहाँ से रेस कर देंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर बैंकिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करती है। सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास कुछ यूँ होगी। सेकंड एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर आपकी बुक को लिए कंसीडर करूँगा वो है स्टूडेंट आपके पास एक ड्रायर मशीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन होती है, वैसे ही आपके पास स्टूडेंट एक ड्रायर मशीन है। वॉशिंग मशीन अगर आप देखें तो वॉशिंग मशीन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करती है कि आपके ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। लेकिन जब ड्रायर की बात की जाती है तो ड्रायर में आपने देखा होगा कि अंदर जो आपके पास एक टब होता है होल्स के साथ, वो टब आपका आउटवर्ड मूव कर रहा होता है, अपने सेंटर से आउटवर्ड मूव करता है। और उसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसके अंदर वाटर क्लोथ्स ऐड कर देते हैं तो क्लोथ्स ऐड करने के बाद जो क्लोथ्स में वाटर है अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ निकलता है और जो होल्स हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से फिर हमारा जो वाटर था सारा का सारा क्लोथ्स में से वो निकल जाता है और हमारे क्लोथ ऐसा लगता है जैसे कुछ ड्राई हो गए। कंप्लीटली तो खैर नहीं हो सकते। अच्छा, सेकेंडली स्टूडेंट अब ये याद रखिएगा कि ड्रायर मशीन किस फोर्स पर या किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं अपनी बुक की थर्ड एग्जांपल लूँ तो थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास आती है हमारी क्रीम सेपरेटर की। और अगर हम क्रीम सेपरेटर को डिस्कस करें तो दो टाइप्स के हमें क्रीम सेपरेटर्स मिलते हैं। एक वो है जो हम लोग होम हाउसमेड के लिए यानी घरों के लिए यूज़ करते हैं, और सेकंड जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें घरों वाले की, जो घरों के अंदर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें तो हम जैसे ही क्रीम सेपरेटर को यूज़ करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास जितना भी हैवी मटेरियल है वो डाउनवर्ड बैठ जाता है और लाइट वेट मटेरियल सारा का सारा ऊपर आ जाता है। तो क्रीम जो है वो हमारे पास क्योंकि लाइट होती है तो वो इस वजह से ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से आप ये देखें कि अब जितने भी हैवी पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान सेपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ क्रीम सेपरेटर। तो ये भी हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करता है, यानी इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन। तो ये भी हम यूँ से है वो याद रख सकते हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हमने एक लार्ज स्केल पर वो काम करना होता है, तो इस वजह से हमारे पास वहाँ पर जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल वर्क जो है वो सेम रहता है। सेंट्रीफ्यूग मशीन का जो प्रिंसिपल है उसी पर हमारे पास ये हमारे क्रीम सेपरेटर्स भी वर्क करते हैं। इसी तरह रियल लाइफ एग्जांपल्स में और बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स होंगी जिनको हम याद रख सकते हैं या हमें सोचना चाहिए उनके बारे में, ताकि हम अपने इस टॉपिक के साथ उसको रिलेट करके देख सकें कि ये कौन सी चीज़ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पर वर्क कर रही है और कौन सी चीज़ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क कर रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस काम को याद क्या करना है, इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट।
सबसे पहले नंबर पर सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपने चैप्टर नंबर 2 में लर्न की थी। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। फिर आपके पास आता है स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन, ये आप याद करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल्स याद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको चंद एग्जांपल्स दी हैं आपकी बुक वाली, बैंकिंग ऑफ रोड, ड्रायर मशीन, क्रीम सेपरेटर। और स्टूडेंट यहाँ पर आपकी क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, तो आप एक क्वेश्चन ये याद करेंगे कि डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड या व्हाट इज़ मीन्ड बाय द बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी, तो आप अपनी इस डेफिनेशन को याद करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपनी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।